एक तो विद्युत शक्ति पढ़ ली थी, उसके बाद में धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो दोबारा समझें, आधा ही रह गया था। हाँ भाई, टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव और जूल का नियम। हाँ भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, उस समय फिर थोड़ा डिस्टरबेंस रहा था तुम्हारे क्लास में, नेटवर्क प्रॉब्लम से, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव से अपन वापस चालू करते हैं। परिभाषा मैंने बताई दी थी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। कारण क्या था, कारण भी बताया था मैंने। कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और आयनों से टकराते हैं, जिनके कारण उनकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है, और गतिज ऊर्जा में आने वाली कमी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक मैंने क्लियर करा दिया था। उसके आगे अपन चलें। किसी भी चालक तार में जूल के नियम के अनुसार किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा H, ये ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय के समानुपाती होती है। जितने समय तक धारा प्रवाहित की जाती है उसके भी समानुपाती होती है। अगर तीनों को एक साथ लेंगे तो H समानुपाती I स्क्वायर RT हो जाएगा। देखो, H समानुपाती I स्क्वायर RT, क्लियर। H बराबर 1/J I स्क्वायर RT हो जाएगा, जहां पर 1/J समानुपाती स्थिरांक है भाई। आप सब जानते ही हैं, समानुपाती को हटा के बराबर का निशान लाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो 1/J क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर J क्या है वो बता देता हूं मैं। यहाँ पर J जो है वो जूल का नियतांक है भाई, और ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहा जाता है। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, ऊष्मा गतिकी वाले टॉपिक में आता है। जे जो है जूल का नियतांक है या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। जे का मान जो होता है भाई 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। कुल मिला के ये नियतांक क्या काम करता है, इसकी सहायता से जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अपन सबसे पहले चलें, इस समय जो ये ऊष्मा है ना भाई, ये कैलोरी में है। यहाँ पर जो ऊष्मा अपने को प्राप्त हुई है ये किस में आ रही है, कैलोरी में है। अब अगर इसका मान और थोड़ा सॉर्ट आउट करें, 1/J का मान आएगा 0.239, ये 1/J का मान है जूल प्रति I स्क्वायर RT, और मात्रक बनेगा कैलोरी। ये यहां से आ गया। ये जो जूल का नियतांक है इसको लगभग आप जानते भी हैं, 4.2 जूल प्रति कैलोरी लिखा जा सकता है। अब जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो, जैसे मान लो कि 420 जूल है भाई, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 420 बटे जूल के नियतांक का भाग दे दो, तो आंसर आ गया 10 कैलोरी। तो कैलोरी और जूल देखो एक बार, इससे आपको समझ में आएगा कि बड़ा मात्रक कौन है। कैलोरी बड़ा मात्रक है और जूल छोटा मात्रक है। अपन ये भी कह सकते हैं कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। तो जूल छोटा मात्रक हो गया और कैलोरी बड़ा मात्रक है। ऐसे ही मान लो अपने पास की 100 कैलोरी ऊष्मा है, इसको जूल में बदलना है, तो 100 इसको मल्टीप्लाई करो
अपने पास आंसर आ गया 420। ये भी अपने पास भाई 100 आएगा यहाँ पर, ये लो जी, ठीक है। तो 420 जूल के बराबर हो जाता है। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो अपन डिवाइड करते हैं 4.2 से। कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इस समय ये जो ऊष्मा आ रही है H इज इक्वल टू 1/J I² RT, किसमें है ये? कैलोरी में। इसको जूल में कन्वर्ट करता हूं मैं, तो जूल में ऊष्मा क्या रहेगी बताओ? H बराबर जैसे गुणा कर दें तो I² RT, इस समय ऊष्मा जूल में होगी। तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सीधा काम में ले सकते हो। तो ये जूल में फॉर्मूला है अपने पास। थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं। आप जानते हैं ओम के नियम से I इज इक्वल टू V/R होता है। देन H इज इक्वल टू V²/R², R into T, and we get V²/R into T। सूत्र की सहायता से अपने पास ऊष्मा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने में जो ऊर्जा काम में ली जाती है उसको विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। एक बार दोबारा बोल देता हूं, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च की जाती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यूं विद्युत ऊर्जा क्या होती है आपको मैं बता देता हूं। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है ना भाई, यूनिट में, जैसे 20 यूनिट 40 यूनिट जो भी आता है, वो जो यूनिट होता है वो दरअसल विद्युत ऊर्जा को बताता है। तो जो रीडिंग है अपने मीटर की रीडिंग, वो विद्युत ऊर्जा को शो करती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा की जो अपने पास गणितीय सूत्र है वो यूं होता है, E बराबर P इंटू T। शक्ति और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। इसके आधार पर अगर मात्रक निकालोगे तो देखो एक बार, वाट इंटू सेकेंड, एक मात्रक तो ये हो गया। अगर किलोवाट में लेते हैं आप तो एक मात्रक इसका जूल, ये तो जानते ही हैं आप सभी। किलोवाट में लेते हैं तो ये किलोवाट आवर भी चलता है, एक किलोवाट आवर, इसको अपन कहते हैं यूनिट। और इसका एक नाम और है भाई BTU, पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ए ट्रेड यूनिट। देखो, एक किलोवाट घंटे, यूनिट भी कहते हैं अपने घरों में जो रीडिंग आती है इसी की आती है, तो यूनिट हो गया। BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हो गया। एक किलोवाट घंटे को अगर आप जूल में बदलना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, पहले किलो, किलो का मीनिंग हो गया 10⁻3, फिर एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आप जानते हैं 3600 सेकंड होते हैं घंटे में, 60 इंटू 60, सोल्व करोगे तो आएगा 3.6, 10⁻6 जूल के बराबर। तो 1 किलोवाट घंटे कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्लियर है? आगे अपन चलेंगे। अब P इंटू टी, तो सबसे पहले अपने पास इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो 10th लेवल पर भी आते हैं और अपने यहाँ 12th लेवल पर भी इसका न्यूमेरिकल आता है। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल करने का मेथड बता देता हूँ। इसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे तथा 60 वाट के 8 बल्ब
4 घंटे व एक हीटर 1500 वाट का 2 घंटे प्रतिदिन उपयोग में आते हैं। तो नवंबर माह का विद्युत उपभोग यूनिट में ज्ञात कीजिए यदि 6 रुपए प्रति यूनिट की दर है तो बिल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ऐसे सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप एक चीज देखें यहां से। किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे, 60 वाट के 8 बल्ब 4 घंटे, एक हीटर 1500 वाट का 2 घंटे प्रतिदिन उपयोग में आते हैं, तो नवंबर माह का विद्युत उपभोग यूनिट में ज्ञात कीजिए। और 6 रुपए यूनिट के हिसाब से अगर बनता है तो बिजली का बिल भी ज्ञात करो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। तरीका क्या है, देखो भाई, तरीका है अपने पास। पहले 100 वाट 4 बल्ब और 6 घंटे, तो एक लाइन को पकड़ लो अपने पास। ये हो गया 100 वाट 4 बल्ब और 6 घंटे, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो भाई। जो भी पावर दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है, घंटे दिए हुए हैं, संख्या कितनी है, इन सब को गुणा कर लो। तो इनको गुणा करेंगे तो ये आ गया 2400। अब देखो मात्रक, ये वाट है, ये घंटे है, तो मात्रक हो गया वाट घंटे। आगे चलो, 60 वाट के कितने बल्ब हैं भाई, 8 बल्ब हैं और 4 घंटे चलते हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर अपने पास इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 96 192 वाट घंटे, ये इसका कंजप्शन या उपभोग हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से आ गया। उसके बाद में तीसरा एक और दे रखा है, वो देखो, एक हीटर 1500 वाट और 2 घंटे है भाई, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3000 वाट घंटे हो गया। तो कुल कितना हुआ, कुल उपभोग पर डे एक दिन में। तो इन सब का टोटल कर लें अपन, सबका टोटल करेंगे तो ये आ गया भाई 1920 प्लस 3000 प्लस 2400, ठीक है। ये हो गया अपने पास 0 13 2 3 5 2 7, ये वाट घंटे में आंसर, ठीक है। अब अपने पास यहां से चलें, ये आंसर आया अभी वाट घंटे में। पहले इसको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट घंटे में। तो यूनिट में किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो भाई। ये 1000 से डिवाइड किया तो 7.32 किलोवाट घंटे यूनिट पर डे आ गया भाई। एक दिन में कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, 7.32 यूनिट पर डे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन चलें नवंबर में। आप जानते हैं नवंबर में कुल खर्च, तो नवंबर माह के कितने दिन होते हैं, 30। तो 30 इंटू 7.32, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 और 9 और ये 21, 219.6 यूनिट हो गया भाई बिल। तो कितना बिल हो गया,
219.6 यूनिट। अब बिजली का बिल जो है 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देखना है अपने को, तो बिजली का बिल कितना बनेगा, 219.6 इंटू किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, ये रुपए में आ जाता है अपने पास। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो तरीका क्या है, जो भी दिए गए हैं उपकरण, उनकी संख्या, उनका कितना वाट का है, कितने घंटे जलता है, उनको मल्टीप्लाई कर लो, वाट घंटे में आएगा, फिर सबको टोटल कर लो, तो सबको टोटल करोगे तो एक दिन का खर्च आएगा, फिर किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड कर दो, वो यूनिट में आ गया। फिर उसको 30 जो भी महीना है उसके महीने के दिनों से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक महीने का खर्च आ जाएगा। फिर जितना रुपए पर यूनिट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद में टोटल खर्च ज्ञात किया जा सकता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कराएंगे इसके बाद में, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग बुक पास में रख लें, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल बता देता हूं भाई मैं, ठीक है, पहले बड़े वाले बता देता हूं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम वाइज मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बेलनाकार धातु के छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिरोधकता का मान 1.7 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। इजी सवाल है भाई, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंथ है भाई 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻2 मीटर, त्रिज्या 2 मिलीमीटर है भाई, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। प्रतिरोधकता दे रखी है 1.7 गुणा 10⁻⁻8 है भाई, 8 है ओम इंटू मीटर। विभवांतर आरोपित कर रहे हैं अपन 120 वोल्ट का, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। अब R का वो वाला सूत्र लगाएं अपन, रो L अपॉन A ऊपर चला जाएगा, क्या होगा VA अपॉन रो L, थोड़ा और चेंज कर दूं, A का मान πr² हो जाएगा, अपॉन रो इंटू L हो जाएगा। विभवांतर कितना है 120 वोल्ट, पाई का मान 3.14, त्रिज्या है 2 गुणा 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, अपॉन रो का मान 1.7 माइनस का 8 इंटू लंबाई 10⁻⁻²। आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कीजिएगा, आंसर जो भी आएगा वो एम्पियर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई सेकंड, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान है ज्ञात कीजिए। देखो भाई,
थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ये यूं है। ये ए है, ये बी है, ये सारे बार वाले 3-3 ओम के हैं भाई। ओम लिखा नहीं है मैंने, आप समझ गए होंगे। ये 6 ओम और ये 6 ओम है, ठीक है। बुक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो भी आपको दिख ही रहा है। अब एक बार इसको सोल्व करने का मेथड चलते हैं। देखो सबसे पहले यहां से आप एक बार सेल जोड़ दें, ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो है ना ये यूं सॉल्व नहीं होगा भाई, मैं पहले तुम लोगों को बता देता हूँ। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले यहाँ से धारा गई, ठीक है, और धारा जाके बोले इन सब में बढ़ रही है तो ये सारे ही समान करने हैं। पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा भाई। सबसे पहले जो है ना लास्ट एंड से सोल्व किया जाएगा। यहां से चलो, यहाँ गई और फिर यहाँ गई, तो आप लोग देखोगे पहले ये वाली लाइन सोल्व होगी केवल। ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम सोल्व करो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो चित्र को दोबारा बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम दोबारा बनेगा, और कोई मेथड भी नहीं है भाई सोल्व करने का इसका। ये देखो जी भाई, अब ये था ही 3 ओम का, यहां तक देखो ये 6 6 6 ये तो बन ही चुके हैं जो पहले वाले थे, ये बना दिए मैंने। ए हो गया और ये बी हो गया। ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया समान श्रेणी क्रम में। तो ये इसका डायग्राम, तो यहां पर अपने को 6 ओम का बना देना है। कितने का बना दिया अपन ने, 6 ओम का। अब जो है ना कैसे सोल्व होगा देखो एक बार। अब ये और ये दोनों आपस में समांतर में हैं, तो पहले इनको सोल्व करना है। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि ये तीनों ही चारों समांतर में है, नहीं। कारण बताता हूं मैं, ये इसलिए समांतर में नहीं माने जाएंगे, समांतर का मतलब यूं होता है भाई। देखो एक बार, ये इधर से भी दोनों अंगुलियां मिल गई, ये इधर से भी मिल गई, तो यहां से देखो एक बार ये दोनों अंगुलियां चली, फिर यहां मिल गई कि नहीं मिल गई। तो ये दोनों किसमें हो गए अपने पास, समांतर में। पर ये दोनों समांतर में अभी तक नहीं है, कारण उनके बीच में वो 3 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया करें, थोड़ा सा देखने में समझ में आ जाता है। ये 6 और 6 ओम हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करोगे समांतर क्रम में, तो आप 10वीं में भी सूत्र जानते ही हो, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 6 और 6 का 3 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा के और अपने को 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ना है, यहाँ पर ये बना देना है, ठीक है। ये यहां से खींच लिया, तो ये बन गया अपने पास। डायग्राम बनेंगे वे इसमें, 1 2, ये 2 हो गया, ये 6, ये 6, 3 3 और 3, ये ऐसा का ऐसा 3, इन दोनों की जगह 3 ओम का लिख दो, ये 3 ओम का लिख दिया। मेरे हिसाब से अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आने लग गया होगा कि इसमें क्या चल रहा है। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, वापस देखो एक बार, श्रेणी में हो जाएंगे। तो फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ये इन दोनों को फिर सोल्व किया, तो ये मैटर अब सोल्व होता चला जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आता चला जाएगा। ये 6 का हो गया, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का। अब ये 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो यहां पर ये 6 का बना दो। फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे वापस, ये समांतर में हो जाएंगे। तो ये दोनों वापस समांतर में हो गए, तो क्वेश्चन अब इधर आ जाएगा। ये लो जी भाई, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये 3 का रह जाएगा और 6 और 6 का जो बनेगा वो 3 का हो जाएगा। ये 6 का, ये 3 का, ये 3 का। अब एक बार वापस देखें, ये 3 और 3 वापस कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनको फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो ये लो जी भाई सारा खेल
ये आ गया 6, ये 3, ये 3 और ये इनका टोटल 6 हो गया। फिर आप देखेंगे ये दोनों फिर कौन से क्रम में है, ये दोनों फिर वापस समांतर में है, तो फिर इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये लो, ये 3 और ये फिर कितने का हो गया अपने पास 3 का, ए और बी। अब आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का श्रेणी क्रम 6 हो जाएगा। तो यहां पर बनाओ, अब ये 3 ओम हो जाएगा और ये 6 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, वापस समांतर क्रम में है। तो इनको सोल्व अगर करते हो तो यूं सोल्व होगा, देखो आप जानते ही हैं सूत्र समांतर क्रम का, डायरेक्ट ले लें अपन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 3 बटे 6 प्लस 3 बराबर ये 2 ओम हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई मान लो कि जैसे नीट में या IIT में 1 नंबर में क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइम, तो इतना टाइम लगेगा, तो फिर तो इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है। अब जब ये सारा खेल समझ में आ चुका है, एक सीधा मेथड बता देता हूँ आपको, देखो कैसे रहता है, वो यहीं से पकड़ में आ जाएगा। ये 3 और 3 दोनों श्रेणी में, तो 6 हो गए। फिर इनका जो 6 आया वो इसके साथ समांतर में, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर वो 3 और 3 जो है श्रेणी में हो जाएगा, वो वापस 6 हो जाएगा। फिर वो 6 और 6 इसके साथ 3 हो जाएगा। फिर वो जो 3 आएगा वो इसके साथ 3 और 3 वापस 6 हो जाएगा। फिर जो 6 आएगा इस 6 के साथ मिलके 3 हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। और फिर 3 होगा और 3 के साथ श्रेणी में होगा, तो वो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो लास्ट वाला स्टेप आप पकड़ चुके हैं। तो याद रखने का तरीका भी बता देता हूं, पहले श्रेणी, फिर समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर। तो श्रेणी समांतर चलते चले जाओ, बस अपने आप ही सोल्व होता चला जाएगा। कैसे, देखो एक बार, ये श्रेणी में है, ये फिर समांतर में, उसके बाद में फिर श्रेणी में, फिर समांतर में, उसके बाद में फिर श्रेणी में, फिर समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में, और ये श्रेणी और यहाँ पर समांतर, और इसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब जो है थोड़ा सा टाइम कम बचेगा, तो तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो तो थोड़ा बड़ा रहेगा। मैं एक बार पहले जो है बीच में एक न्यूमेरिकल तुम्हें सोल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है, देखो भाई छठा हो जाएगा, ये छठे 7वां 8वां ये तो हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छठा 7 8 9 ये तो हो जाएगा। मैं तुम लोगों को 9वां सवाल करा देता हूँ एक बार, एक तो 9वां और एक 10वां। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ठीक है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 ओम। ये कह रहे हैं कि अधिकतम धारा कितनी ली जा सकती है। तो देखो I इज इक्वल टू E अपॉन आर, 12 अपॉन 0.4, ज्यादा से ज्यादा 30 एम्पियर की धारा प्राप्त की जा सकती है। एक सवाल और बता देता हूं, 10वां सवाल है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, तो रेसिस्टेंस है 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है, 2 एम्पियर की धारा, ये 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है भाई। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, तो 10 इंटू 60, 600 सेकंड हो गए, इतना तो आता ही है आप लोगों को। उसके बाद में अपन चलें तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। सूत्र कैलोरी का लगाना है, आप जानते हैं कैलोरी में 1/J I² RT लिख दें। तो 1/J का मान 4.2 इंटू I का मान कितना है 2 का स्क्वायर, R का मान 4.2 इंटू टाइम कितना हो गया 600,
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2400 कैलोरी के बराबर। ठीक है, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, तो इसमें इतनी कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेलनाकार नली की लंबाई तो L है, ठीक है, और आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं A और B हैं, प्रतिरोधकता ρ है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात है कीजिए। देखो आंतरिक त्रिज्या A है, बाह्य त्रिज्या B है, तो ऐसी स्थिति बन रही है इसमें, ये लो जी भाई, ये बन गया अपने पास, ये A हो गई और ये क्या हो गई, B हो गई अपने पास। धारा का प्रवाह इसी क्षेत्र में होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ, पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर। धारा का सूत्र क्या आएगा अपने पास है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है केवल, तो R इज इक्वल टू आप जानते ही हैं रो L अपॉन A, तो R इज इक्वल टू रो L का मान ऐसा कैसा, A का मान बोले अपन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा ही है। 12वां क्वेश्चन जो है ये बल्ब वाला ये है ना, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये 9 घंटे 10 घंटे चलते हैं वो करवाई दिया है। 8वां क्वेश्चन है किस ताप पर तांबे के ताप का प्रतिरोध, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने उदाहरण में करवा दिया है आपको। उसके बाद में है 7वां सवाल, I बराबर Na